मॉर्निंग एवरीबॉडी। ओके, जो रिमेनिंग 15 MCQ है इस चैप्टर में वो आज कंप्लीट कर देंगे। ये जो टोटल 50 MCQ JEE नीट एग्जामिनेशन या कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जामिनेशन में काम में आएंगे, इसलिए है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बाकी सब एग्जामिनेशन हो चुके हैं। एक चीज़ और कि ऐसे भी आपको क्वेश्चंस मिले होंगे जो हमने टेक्स्ट बुक सॉल्व करते वक्त इलास्ट्रेशन में या न्यूमेरिकल में कंप्लीट किए हैं, फिर भी इसलिए रिपीट किया कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको काम में आएगा। अब तक हमने 35 MCQ डिस्कस किए थे। ओके, नाउ नेक्स्ट MCQ नंबर 36। व्हाट इज़ द फॉलोइंग पेयर डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन। जो पेयर दी इसमें किसकी डायमेंशन इक्वल नहीं है। ओके, सबसे पहले लिखा है नंबर 1 प्रेशर और स्ट्रेस। अब देखो, नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी भी आएगी जो आप नहीं जानते, क्योंकि अभी तो ये सेकेंड चैप्टर चल रहा है। ओके, पूरा फिजिक्स 11th का और 12th का बाकी। 11th 12th दोनों में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़ेंगे वो सभी आफ्टर 12th कॉम्पिटिटिव में होगा। क्लियर? और इसलिए इस चैप्टर के अंदर ये सभी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की डिस्कशन हम कर रहे हैं। ओके, प्रेशर और स्ट्रेस दोनों की यूनिट न्यूटन अपन मीटर स्क्वायर, दोनों की यूनिट। सिर्फ चेक क्या करेंगे, आपके दोनों की यूनिट इक्वल है तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, इक्वल। तो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है प्रेशर और स्ट्रेस। ओके, दोनों के लिए फॉर्मूला भी F/A ही है और इसलिए न्यूटन अपन मीटर स्क्वायर। तो दोनों की डायमेंशन फॉर्मूला m1 L-1 T-2। ओके, नाउ सेकेंड ऑप्शन लिखा वेलोसिटी ऑफ स्पीड। ओके, दोनों की यूनिट मीटर पर सेकेंड। क्लियर? मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L1 T-1। देन ऑप्शन सी फोर्स एंड इम्पल्स ऑफ फोर्स। ओके, फोर्स के लिए तो आप जानते हैं कि फोर्स की यूनिट न्यूटन, लेकिन इम्पल्स ऑफ फोर्स का मतलब फोर्स इनटू टाइम, यूनिट न्यूटन इनटू सेकेंड। तो इसकी डायमेंशन फॉर्मूला मैच नहीं होगी, क्योंकि न्यूटन के लिए m1 L1 T-2। ओके, इसके लिए लिखेंगे m1 L1 T-1 न्यूटन इनटू सेकेंड। मतलब ये ऑप्शन राइट है कि जिसके लिए लिखा है उसने विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू नॉट हैव ए सेम डायमेंशन। क्लियर? तो सी ऑप्शन में है। ओके, डी की भी डिस्कशन कर देता हूँ कि डी जो लिखा इसमें वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट जूल। क्लियर? और डायमेंशनल फार्मूला m1 L2 एंड T-2। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 36 था जिसमें सी ऑप्शन इज राइट। Okay, 37. For a cylindrical rod, the thermal steady state T1 and T2 are the temperature of the both end of rod. In this condition, the heat current is Q1. Now, by keeping the temperature same, linear dimension of rod is double. What will be the new heat flow rate? Okay, rod के लिए दोनों साइड की टेम्परेचर उसने क्या लिखी, T1 T2। ओके, इनिशियली जब ये हीट पास होती है तो हीट फ्लो उसने Q1 लिख के दिया। लीनियर डायमेंशन चेंज कर, लीनियर डायमेंशन में दो चीज़ होती है। ओके, लीनियर डायमेंशन में दो चीज़, तो रेडियस और लेंथ। लेकिन लीनियरली बताएंगे तो हम क्या करेंगे, लेंथ। ओके, रेडियस भी क्या बताएंगे, इक्वल। ओके, हीट फ्लो के लिए फॉर्मूला है H इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 अपॉन L इंटू T, T1 माइनस T2। ओके, अपन L इंटू क्या लिखेंगे, स्मॉल t। ओके, इस पूरे के लिए H इज प्रोपोर्शनल टू ओके K T1 माइनस T2 L और स्मॉल t सभी रिमेन कांस्टेंट। क्लियर? ओके, हीट फ्लो बताया ना, हीट फ्लो मतलब H अपन T KA T1 माइनस T2 अपन L। ओके, ए सेम मटेरियल के लिए K फिक्स, T1 माइनस T2 एंड L के अंदर T1 माइनस T2 ऑल्सो, तो K एंड T1 माइनस T2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर? सो नाउ हीट फ्लो। ओके, तो हीट फ्लो के लिए सपोज हम लिखेंगे हीट फ्लो H करके लिखे H1 बाई H2। चलो, H1 बाई H2, सो A1 अपन A2 L2 अपन L1, सो पाई R1 स्क्वायर
by R2 square L2 upon L1, but R1 इज इक्वल टू R2, क्योंकि लीनियर एक्सपेंशन ही बताया, तो इसका मतलब H1 by H2 हीट फ्लो H1 by H2 इज इक्वल टू L2 by L1। अब उसने बताया कि L1 को सपोज आप L लेंगे तो L2 इज इक्वल टू 2L, वो डबल हो जाएगा, क्लियर, एंड देयरफॉर H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू 2L by L। ओके, इनिशियल हीट फ्लो जो है वो है Q, फाइनल हमको कैलकुलेट करना था, एंड देयरफॉर H2 इज इक्वल टू Q अपॉन 2, क्लियर। सो इसके लिए हम आंसर बताएंगे डी। उसने बताया इनिशियल Q1 था, सॉरी Q1, तो इसको Q1 by 2 लिखेंगे, लेकिन ऑप्शन वही आएगा, कौन सा, डी, क्लियर। तो इतना सारा नहीं, उस दिन तो लिखने की जब एमसीक्यू में तो डायरेक्टली आपको लॉजिक लगाना है और कंप्लीट वर्क करना है, तो लॉजिक के वर्क तो आपको पता चल जाएगा लीनियर डायमेंशन तो एक ही था एल, सो एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, तो डायरेक्टली हो जाएगा, क्लियर। नाउ 38 नंबर, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 में लिखा है, तो यूनिट ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये पहले भी हमने कंप्लीट किया है मेरे ख्याल से। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में होगा तो एनर्जी इज इक्वल टू ए ई सिग्मा टी रेस टू 4, मतलब एनर्जी इज इक्वल टू एरिया बाय द इमिसिविटी। ये जो है सिग्मा वो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट थी, मतलब टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर से एरिया, एमिसिविटी, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। ओके, ऑब्जेक्ट की एरिया इतनी है और सब इसको डबल कर दे तो एमिसिविटी क्या होगी, डबल हो जाएगी, क्लियर, बराबर है, और इसलिए सब दोनों पे भी डिपेंडेंट है। ओके, नाउ सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एनर्जी पर एरिया, ओके। उसके बाद क्योंकि स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कंप्लीट करना है तो उसमें टाइमिंग भी होगा, E T and T raised to 4। ओके, एमिसिविटी वो कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी यूनिट हम नहीं लिखेंगे, बाकी सबकी यूनिट लिखना है, तो यूनिट ऑफ सिग्मा पहले इसके लिए लिखेंगे जूल, मीटर स्क्वायर सेकेंड, केल्विन रेज़ टू 4, इसकी यूनिट नहीं आएगी, ये कांस्टेंट है। जूल अपॉन सेकेंड इज कॉल्ड वॉट, 1 अपॉन मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़ टू 4। तो इस तरह से लिखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। ए ऑप्शन में लिखा है वॉट अपॉन, मतलब वॉट मीटर रेज़ टू -2 केल्विन रेज़ टू -4। सो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, नाउ 39 नंबर, 39 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ओके, हमने वो 2 इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स कैलकुलेट की थी, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्लियर। लेकिन के की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं, इतनी बड़ी कांस्टेंट हर बार नहीं लिखना है तो आप के लिख सकते हैं, वरना ओरिजिनल इक्वेशन इज दिस। ओके, नाउ एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू Q1 Q2 4 पाई FR स्क्वायर, एंड देयरफॉर यूनिट ऑफ एप्सिलॉन 0 and that is let unit of electric charge coulomb, Q2 also coulomb, so coulomb square, 4 pi is a constant value, so I have no unit, force unit meter square, sorry Newton, R मतलब distance, so meter square, so units coulomb square upon a Newton meter square, so D option is right in question number 39. The D option is a right answer. Okay, now question number 40. The ratio of
unit of Planck constant and the moment of inertia will give which physical quantity. ओके पहले तो ये दोनों के लिए हमको डायमेंशन फार्मूला कंप्लीट करनी पड़ेगी कि फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं. तो पहले हमने एक एनर्जी की फार्मूला पढ़ी थी, E इज इक्वल टू एच एफ. एच प्लैंक कांस्टेंट, एफ फ्रीक्वेंसी, ई एनर्जी. सो नाउ प्लैंक कांस्टेंट एच इज इक्वल टू ई बाई एफ. ई बाई एफ. द डायमेंशन फार्मूला ऑफ ई इज m1 l2 t minus 2. f मतलब फ्रीक्वेंसी t raised to minus 1 and therefore dimension of h मतलब डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट m1 l2 ये ऊपर जाएगा तो प्लस मतलब t माइनस 1. ये डायमेंशन फार्मूला किसकी हुई? प्लैंक कांस्टेंट की. क्लियर. नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब लीनियर मोशन में जो पार्ट मास का होता है, सिमिलर पार्ट इन रोटेशनल मोशन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये पार्ट कंप्लीट करेगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्मूला है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर. m मतलब मास, r मतलब रेडियस या डिस्टेंस. सो नाउ डायमेंशन फार्मूला ऑफ I. ओके पहले यूनिट लिख रहा हूं kg मीटर स्क्वायर. m1 l2 एंड t0. उन लोगों ने हमको रेशियो पूछा है. सो नाउ h अपॉन I. सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ h m1 l2 t minus 1. Dimension formula of I m1 l2 t0. So ratio is m0 l0 t minus 1. ओके तो क्वेश्चन में उन लोगों ने ऑप्शंस क्या दिए? पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूं. द रेशियो ऑफ यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल गिव विच फिजिकल क्वांटिटी. ओके तो ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन फार्मूला है? So m0 l0 t minus 1 is a dimension formula of frequency. Dimension formula of frequency. तो उन लोगों ने ऑप्शन में लिखा नंबर A is time, सेकेंड नंबर frequency, C option is angular momentum and D option is velocity. So right answer is B. Okay, now 41. और ये भी न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट कर लिया है डायमेंशन एनालिसिस की थर्ड मेथड में. द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय v इज इक्वल टू at प्लस b अपॉन t प्लस c. t प्लस c लिखा हियर. a b c आर कांस्टेंट. सो डिटरमाइन द डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए बी एंड सी. ये न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट किया है. क्लियर. ओके ये डायमेंशनली वैलिड, इसका मतलब इसके डायमेंशन और इसके डायमेंशन ऑलवेज इक्वल. जो डायमेंशन v की है वही डायमेंशन a इंटू डी की है और वही डायमेंशन b अपॉन टी प्लस सी की भी है. ओके तो सबसे पहले कंपेरिजन करेंगे v इज इक्वल टू a इंटू टी. सो नाउ डायमेंशन ऑफ फार्मूला ऑफ a इज इक्वल टू v बाई टी. v मतलब वेलोसिटी. So m0 l1 t minus 1. So t मतलब टाइमिंग रेस टू 1. So now dimension formula of A is equal to m0 l1 and t minus 2. First answer complete. Okay, now dimension formula of B. लेकिन उससे पहले ये कंपेरिजन इन डिनोमीटर t plus c and therefore t की डायमेंशन फार्मूला is equal to c की डायमेंशन फार्मूला and डायमेंशन फार्मूला ऑफ c is equal to m0 l0 t raised to 1. क्लियर. ओके नाउ ये कंपेरिजन करेंगे कि v is equal to b अपॉन t प्लस c. क्लियर. तो उसका मतलब द डायमेंशन ऑफ b is equal to v into t plus c and therefore dimension formula b is equal to dimension formula velocity m0 l1 t minus 1 इंटू. अब देखिए दोनों के बीच में एडिशन है तो दो बार t रेस टू 1 t रेस टू 1 ऐसा नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों के लिए एक ही डायमेंशन वो भी टाइम का. ओके एंड देयरफॉर t रेस टू 1. सो नाउ डायमेंशन फार्मूला ऑफ b इज इक्वल टू m0 l1 t0. सो नाउ टोटल आंसर फॉर डायमेंशन फार्मूला ऑफ a
ओके, इज m0 L1 t minus 2. Dimension formula of B m0 L1 t0 and dimension formula of C m0 L0 t raised to 1. और इससे जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, मतलब फोर्थ आंसर इज राइट. क्लियर? तो ये क्वेश्चन था 41 नंबर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42 number. If mass, length, time and electric current is represented by M, L, T and I, not A but I, then the dimension of the resistance will be, okay, आपने ओम्स लॉ तो पढ़ा है, R is equal to V upon I, R is equal to V upon I, लेकिन बट ऐसा लिख सकते हैं कि V is equal to एनर्जी अपॉन चार्ज, एनर्जी अपॉन चार्ज, इसको पोटेंशियल बताया जाता है. और Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, वो आपने 10th में भी पढ़ा था. Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई इंटू, ये दोनों वैल्यू रखेंगे तो R इज इक्वल टू पहले V मतलब E अपॉन क्यू, E अपॉन क्यू. ओके, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी. चलो पहले मैंने पोटेंशियल की वैल्यू लिख दी, E अपॉन, ओके, आई इज इक्वल टू, तो Q अपॉन टी, तो टी ऊपर जाएगा, मतलब E इंटू टी अपॉन क्यू स्क्वायर, E अपॉन टी क्यू स्क्वायर. लेकिन हमको जो काम करना है वो तो M, L, T और I के लिए करना है, M, L, T और I. तो इसलिए सबसे इजीएस्ट मेथड बता रहा हूँ कि सपोज आपने R, सबसे पहले आपने R इज इक्वल टू क्या लिखा, E अपॉन क्यू इंटू, आप आई रहने दो, आई ऐसे रहने दो. ओके, अब आप ऐड करेंगे E, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी इंटू आई. सो R इज इक्वल टू E अपॉन आई स्क्वायर टी. अब देखो, नाउ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ R इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन फॉर्मूला m1L2 t minus 2. इलेक्ट्रिक करंट के लिए तो उसने I ही बताया था, तो आई स्क्वायर ही लिखेंगे. टाइम के लिए T होगा, सो T1, सो M1 L2 T minus 3 I minus 2. ओके, आज सुबह मतलब ये जो कंपैरिजन होती है इससे आपको पता चलेगा कि इसके अंदर M, L, T और A की जगह उसने क्या लिख के दिया, I लिख के दिया है. ओके, तो इससे आपको मिलेगा ऑप्शन जो है वो है C. C ऑप्शन इज द राइट आंसर. ओके, नाउ 43. ओके, 43 में दिया है, इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2%, if the error in measurement of radius of sphere is 2%, then the error in determination of the volume of a sphere will be, okay, volume of sphere, volume V is equal to 4/3 pi r cube, but 4/3 pi is equal to constant, and therefore delta V upon V into 100, and that is equal to 3 delta R upon R into 100. 3 क्यों लिखा, R क्यूब है इसलिए. ओके, नाउ परसेंटेज एरर इन रेडियस measurement is at 2%. So total answer is 6%. Okay, and then option B is right. Second option is a right answer. Okay, now question number 44. Question number 44. The velocity, sorry, dimension of a physical quantity is m raised to a, l raised to b and t raised to c. ऐसा लिख के दिया है और बाद में ऑप्शंस के अंदर आपको ए बी सी लिख के दिया. ओके, सबसे पहले लिखा नंबर ए में वेलोसिटी, और वेलोसिटी में बताया. ओके, वेलोसिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं. चलो, उन लोगों ने जो बताया उस तरह से m रेस टू 1 लिखा, l रेस टू 0 लिखा और t रेस टू -1. तो ये रॉन्ग डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये रॉन्ग. सही क्या है, m0 l1 t -1. ओके, बी सेकेंड ऑप्शन,
डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन जो उन लोगों ने बताया, ए की वैल्यू बताई 1, बी की वैल्यू भी दी 1 मतलब l/1 एंड सी की वैल्यू मतलब t/-2, तो ये भी गलत है क्योंकि एक्सेलरेशन की फॉर्मूला m0l1 t-2, सी ऑप्शन। सी में लिखा है फोर्स। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स जो उन लोगों ने बताया m/a, a इक्वल टू 0 दिया, l, b की वैल्यू उन लोगों ने बताई -1 एंड देन c की वैल्यू मतलब t/-2, तो ये भी गलत है क्योंकि m1 l1 t-2 फॉर फोर्स, मतलब ये भी गलत। सो डी ऑप्शन राइट होगा, सिंपल है। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर, ओके, m/2 तो उसने बताया 1, l/b तो लिखा -1 एंड t/c मतलब माइनस, so is a right answer, clear, and therefore the D option is a right. Question number 45. Okay, dimension of 1/2 epsilon 0 square, ये थोड़ा टिपिकल होगा आपके लिए क्योंकि ये जो पढ़ेंगे वो 12th में पढ़ेंगे। फॉर्मूला 1/2 epsilon 0 स्क्वायर, अब तो पता चल गया हो गया। 1/2 कांस्टेंट, epsilon 0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब उसकी डायमेंशन फाइंड करनी है, लेकिन आप उसको एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऐसा लिख सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो है इसको एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखा जाता है। ओके, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी की फॉर्मूला m1l2 t-2 एंड फॉर वॉल्यूम मतलब l3। सो नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला इज m1 l-1 एंड t-2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये सबट्रैक्ट हो जाएगा, क्लियर। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो आंसर इज m1 l-1 t-2 एंड देयरफॉर सेकंड ऑप्शन मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ 46 नंबर, 46 नंबर, if the force, velocity and time are taken as the fundamental quantities, ये थोड़ा न्यूमेरिकल डिफरेंट है। अब तक आपने फंडामेंटल लिया था मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट एंड थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर। ओके, लेकिन यहाँ किसको लेना है? फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर टेकन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, नाउ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास, जब इस टाइप की कुछ न्यूमेरिकल आती है, जब नहीं पता चलता है तो डायमेंशन एनालिसिस की जो थर्ड मेथड है वो आप यूज करेंगे। ओके, सबसे पहले तो मास इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स रेस टू A, सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी रेस टू B एंड टाइम रेस टू C। टाइम रेस टू क्या लिखेंगे आप? C। ओके, सो नाउ M इज इक्वल टू K F raised to A, V raised to B and T raised to C, equation number 1. Okay, the dimensional formula of K is equal to M0 L0 T0. Okay, ABC belongs to R. आपको पता होगा थर्ड मेथड ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, तब इस तरह के हम एक्सप्लेनेशन करते थे। ओके, नाउ दोनों साइड की डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। सो डायमेंशन ऑफ मास M1, देखो बाकी सब M1 L0 T0 ऐसा नहीं, बस सिर्फ M1 ऐसा लिख रहा हूँ। के डायमेंशनलेस फोर्स के लिए M1 L1 T-2 रेस टू A, वेलोसिटी M0 L1 T-1 रेस टू B, टाइमिंग T रेस टू 1 C। सो M1 यहाँ क्या होगा? M रेस टू A प्लस 0, ओके, L रेस टू A प्लस L रेस टू B, T तो है ही नहीं। ओके, नाउ T रेस टू -2A माइनस B प्लस C। ओके, जब दोनों साइड की कंपैरिजन कर रही है तो सबसे पहले लिखेंगे M1 L0 T0, M रेस टू A, L रेस टू A प्लस B, T रेस टू -2A माइनस B प्लस C।
कितने इक्वेशंस बनेंगे? 3। फर्स्ट a इज इक्वल टू 1, चलो एक आंसर तो हो गया। नाउ a प्लस बी इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1 प्लस b इक्वल टू 0, सो b इक्वल टू -1 भी हो गया। क्लियर? थर्ड लिखेंगे -2a -2b प्लस c, सॉरी -2a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू बी 0। नाउ a इज इक्वल टू 1, सो -2, b इक्वल टू -1 तो प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका मतलब c -1 इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 1। सभी वैल्यू यहाँ ऐड करेंगे। सो नाउ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ m, ओके के तो डायमेंशन लेस था और इसके लिए हम 1 रख सकते हैं प्रैक्टिकली। सो f रेस टू 1, v रेस टू -1 एंड t रेस टू 1, t रेस टू 1। तो इससे आपको जो आंसर मिलेगा वो है डी ऑप्शन। अब एक चीज़ और भी बताता हूँ, ऐसा जरूरी कि ऑलवेज इतनी सारी चीज़ आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। ओके, एक सेकेंड मेथड, कैसे? सपोज आपको पता चल रहा है कि आपको मास फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, और थोड़ा बहुत लॉजिक लगाएंगे कि सपोज F इक्वल टू आपने ma पढ़ा है, फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेक करो, आपकी पूरी क्वेश्चन आ गई। देखो, मास डिपेंडेंट फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम, फोर्स, मास, वेलोसिटी एंड टाइम, तो m इक्वल टू कर दो। सो m इज इक्वल टू F इंटू टी अपॉन v। सो नाउ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ m, चलो F रेस टू 1 क्योंकि ऊपर ही है, v ऊपर ले जाना है, सो v रेस टू -1, t रेस टू 1। तो इस पूरी प्रोसीजर से भी वही आंसर है और इससे भी वही आंसर है। क्लियर? तो जितना लॉजिक कंप्लीट होगा, मेथड अपने आप सॉर्ट हो जाएगी और आप जल्दी कॉम्पिटिटिव में कवर कर पाएंगे। क्लियर? तो ये क्वेश्चन था 46। नाउ क्वेश्चन नंबर 47। If the dimension of critical velocity, वैसे, of liquid flowing through a tube are expressed as, अब देखो उसने वेलोसिटी लिख के दी है, क्रिटिकल वेलोसिटी एक्सप्रेस एस eta रेस टू x, डेंसिटी रो रेस टू y, एंड डिस्टेंस r, suppose r is this raised to z, not c but z। लिखा है n rho and r the coefficient of viscosity of liquid, density of liquid is a rho and radius of tube is a r। okay, respect then x y और z क्या है वो कैलकुलेट करके देना है। ओके, अगेन वही मेथड, डायमेंशन एनालिसिस की थर्ड मेथड। ओके, डायमेंशन एनालिसिस की जो थर्ड मेथड है उससे लिखना है, तो वी सी इज इक्वल टू के eta raised to x, rho raised to y, r raised to z, equation number 1। here k is a dimensionless, formality complete कर दो। okay, now x y z belongs to r। now write down the both the side the dimensional formula। okay, dimensional formula of velocity m0 l1 t minus 1। okay, proportionality constant have no dimension m0 l0 t0। ओके, नाउ डायमेंशन फार्मूला ऑफ ईटा। अब सपोज आपको नहीं पता तो सबकी डायमेंशन फार्मूला मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ, पहले भी हमने एक कंप्लीट की है। ईटा की डायमेंशन फार्मूला m1 l -1 t -1, डेंसिटी डायमेंशन फार्मूला m1 l -3 t0, और रेडियस की डायमेंशन फार्मूला m0 l1 t0, ये हम यूज़ करेंगे। क्लियर? सो नाउ ईटा की डायमेंशन फार्मूला m1 l -1 t -1 रेस टू x, डेंसिटी m1 l -3 t रेस टू 0 रेस टू y, रेडियस l रेस टू 1 रेस टू z। ओके, अब यहाँ लिखना है तो m रेस टू x प्लस वाई, l रेस टू -x -3y
प्लस जेड एक्स वाई सॉरी माइनस एक्स माइनस 3y प्लस जेड एंड टी रेस टू माइनस एक्स। ओके, अब कंपैरिजन सबसे पहले कंपैरिजन उस साइड पे लिखते हैं। फर्स्ट कंपैरिजन x प्लस वाई इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स, पहला आएगा x इक्वल टू 1 कंप्लीट। सो ना x इक्वल टू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू -1, x और y यहाँ रख दो, -1 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस z इज इक्वल टू 1, सो एडिशन इज 2 प्लस z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू उधर जाएगा तो सो नाउ फ्रॉम ओके एक मिनट आपको सिर्फ एक्स वाई जेड ही फाइंड करना था। ओके सभी आंसर हो गए, इधर लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1, z is equal to -1 and therefore option B is right, 1 -1 clear? Okay, now 48 number. Question number 48. If Planck constant h, speed of free space light is c and Newton's gravitational constant capital G are chosen as the fundamental quantities, then dimensional formula of length will be, okay, length is proportional to, सबसे पहले Planck constant h is to 1, सेकेंड लिखा न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एस टू बी। अब देखो इस न्यूमेरिकल में प्रिंटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आया है कि यहाँ डेंसिटी जो लिखनी थी, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट के लिए सी की जगह यहाँ डी लिख दिया। क्यों? सी रेस टू सी अच्छा नहीं लगेगा, इसे क्या लिखा? डी। ओके, सो नाउ एल इज इक्वल टू के, एच रेस टू ए, जी रेस टू बी, सी रेस टू डी, के डायमेंशन लेस, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, A, B, D belongs to R, A, B, D belongs to R। ओके, अब दोनों साइड के डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना शुरू करेंगे। ओके, M0 L1 T0, के डायमेंशन लेस, H मतलब प्लैंक कांस्टेंट। अभी आगे हमने इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला कंप्लीट की थी, क्या लिखा था? M1 L2 T-1 रेस टू A। ओके, कैपिटल जी पहले भी बताया था, M-1 L3 T-2 रेस टू बी। मैंने पहले बताया कि हाईएस्ट पूछी हुई डायमेंशनल फॉर्मूला है। सी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, M0 L1 T-1 रेस टू डी। ओके, M0 L1 T0, ओके, M रेस टू A -3b, और ये तो जीरो ही है, L रेस टू 2a प्लस 3b प्लस d एंड T रेस टू -a -2b एंड -d। ओके, दोनों साइड की कंपैरिजन करेंगे। a -3b इज इक्वल टू 0, 2a प्लस 3b ये गलत लिखा है, m रेस टू a, ओके, m रेस टू -b। ओके, 2a प्लस 3b प्लस d is equal to 1 and third comparison is -a -2b। ओके, फर्स्ट जो है इससे एक चीज़ तो मिल सकती है कि a इज इक्वल टू बी,
ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, चलो ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, ओके ए इज इक्वल टू बी रखेंगे तो 2b प्लस 3b 5b प्लस d इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन नंबर 2। ओके ए और b इक्वल होगा तो माइनस 3b माइनस d इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन नंबर 3। सेकेंड और थर्ड हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। ओके सेकेंड क्या होगा 5b प्लस d इज इक्वल टू 1 माइनस 3b माइनस d इक्वल टू 0 कैंसल, सो 2b इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 1/2। अब जब b इज इक्वल टू 1/2 है तो इसका मतलब a इज इक्वल टू b 1/2 हो जाएगा, क्योंकि a और b दोनों क्या है इक्वल। ये वैल्यूएशन किसी एक में रख दो, ये सबसे इजी होगा, लिखते हैं फ्रॉम d ओके -3 b इज इक्वल टू 1/2 माइनस d इज इक्वल टू 0 एंड d इज इक्वल टू -3/2। ओके तीनों आंसर हो गए, तीनों आंसर हो गए। तो इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखेंगे L इज इक्वल टू ओके K प्रैक्टिकली 1, सो H रेस टू क्या लिखा A, सो H रेस टू 1/2 G रेस टू also 1/2 C रेस टू -3/2। ओके तो यहां मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला क्या बनेगी L इज इक्वल टू √H G अपॉन C रेस टू 3/2। ओके और इस टाइप की जो फॉर्मूला है वो C ऑप्शन में दी है, √H इंटू G अपॉन C रेस टू 3/2। सो C ऑप्शन इज राइट। ओके नाउ 49 now 49 okay in experiment 4 quantities A B C D are measured with the percentage error 1%, 2%, 3% and 4% respectively. So now calculate the percentage error in P. Okay, P is equal to A cube B square C D. Okay, percentage error in P is equal to percentage error in A. ओके लेकिन क्या लिखेंगे 3 क्यों पावर दिया, देन डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 तो मल्टीप्लाई 2 किया इसमें भी पावर है। ओके डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 और डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। ओके नाउ ए के लिए परसेंटेज एरर 1% दी, बी की परसेंटेज एरर हमको 2% दी, सी के लिए परसेंटेज 3, इसके लिए 4%। सो नाउ 3% मल्टीप्लिकेशन इज 4% प्लस 3% प्लस 4, 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 एंड 4 मतलब 14% इज अ आंसर। क्लियर, ये था 49 नंबर। एंड नाउ 50 क्वेश्चन नंबर 50। The density of the material in a shape of the cube is determined by the measuring the 3 sides of a cube and its mass. If the relative error in measuring the mass and length are respectively 1.5% and 1%. Okay, mass के लिए दिया 1.5%, length के लिए 1%. Determine the maximum error in density. ओके डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके ऑब्जेक्ट कौन सा दिया, ओके ऑब्जेक्ट में उन लोगों ने लिखा है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्यूब है, ये ऑब्जेक्ट क्या है क्यूब, तो इसका मतलब मास अपॉन वॉल्यूम की फार्मूला क्या होगी L क्यूब। ओके नाउ डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 परसेंटेज एरर इन डेंसिटी।
इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 परसेंटेज एरर इन मास प्लस 3 डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 परसेंटेज एरर इन लेंथ। ओके, तो मास के लिए परसेंटेज एरर है 1.5%, 3 इंटू लेंथ की परसेंटेज एरर 1%, सो 1.5% प्लस 3%, आंसर इज 4.5% इज द राइट आंसर, और ये सी ऑप्शन है। लेकिन एक चीज़ और बता रहा हूँ, इसकी प्रिंटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ वॉल्यूम की फार्मूला एल क्यूब आनी चाहिए क्यूब के लिए, लेकिन जो मैंने आपको आंसर की भेजी इसलिए यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब ऐसा लिखा है। 4/3 पाई आर क्यूब जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्लियर। लेकिन इसमें भी 4/3 पाई क्या होगा, कांस्टेंट, तो आंसर चेंज नहीं होगा। एल क्यूब है, वहाँ उसने आर क्यूब करके कंप्लीट किया है, आंसर चेंज नहीं होगा। ओके, इस तरह से डिफरेंट टाइप के जो एमसीक्यू अब तक कॉम्पिटिटिव में पूछे थे, JEE नीट एग्जामिनेशन, अदर्स स्टेट जो मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन जो रहता है, इसमें जो भी है AI-EEE PMT जो होती है, सभी के जो पैटर्न्स है वो सभी पैटर्न यहाँ मैंने आज इसमें कंप्लीट किए हैं। फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो उसको आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, और ये डाउट हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके।